नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जैसा कि आपको विदित है, पिछले कई दिनों से हम ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं। पुनः आज मैं क्लास 10th का महत्वपूर्ण टॉपिक आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये महत्वपूर्ण टॉपिक ये पद परिचय से पहले के टॉपिक हैं और ये पद परिचय को जानने के लिए इन टॉपिकों का जानना बहुत ही अत्यावश्यक है। उन टॉपिक्स में हमने सर्वप्रथम संज्ञा पढ़ा। संज्ञा किसे कहते हैं, जैसा कि आप जान गए होंगे, संज्ञा के बारे में मैंने पढ़ाया। उसके बाद में मैंने कारकों के बारे में पढ़ाया। कारकों के बारे में मैंने पिछली क्लास में आपको पढ़ाया। आज मैंने पुनः कारकों के माध्यम से कारकों पूर्व विषय को लेकर नए विषय की तरफ जाऊंगा। मैं 10th क्लास का ये टॉपिक्स चल रहे हैं। तो इस कारक हिंदी के अनुसार आपके 8 होते हैं, जिसमें कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, संबंध काकी के अधिकरण में पर संबोधन हे भू अरे 8 कारक होते हैं। 8 कारकों के बारे में हमने पढ़ा। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ क्लास 10th का, और बाकी प्रतियोगी परीक्षाओं में भी ये टॉपिक आता है। आज का हमारा टॉपिक है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम होता क्या है, सर्वनाम की क्या परिभाषा है, मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वनाम उसे कहते हैं वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाते हैं, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले संज्ञा पहले किसे कहते हैं आप जान गए हैं। मोहन, ताजमहल, गंगा वगैरह जो होते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। अक्सर इसमें नाम आते हैं, मोहन, राम वगैरह, उनके स्थान पर जब हम जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। आज हम सर्वनाम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब किस किस शब्द को किस किस सर्वनाम के अंतर्गत ले जाया जाए, तो इस आधार पर हमने सर्वनाम के 6 भेद कर दिए। 6 भेद में आपका पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा प्रकार है इसका प्रश्नवाचक सर्वनाम, और 5वां प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम, और 6वां है निजवाचक सर्वनाम। अब क्रमशः मैं आपको एक एक सर्वनाम के बारे में बताने जा रहा हूं। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, किसे कहते हैं। पुरुषवाचक जिससे पुरुष का बोध होता है, अर्थात जिससे कहने वाले को, सुनने वाले का, और जिसके बारे में बात की जा रही है। इसमें वक्ता का, श्रोता का, और जिसके बारे में बात की जा रही है उसका जिन शब्दों से बोध होता है। वाचक का अर्थ होता है बोध कराने वाला, पुरुष का बोध कराने वाला। जैसा कि आप पढ़ते आए हैं, आपके 3 पुरुष होते हैं, आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसा इंग्लिश में आप पढ़ते हैं उसी प्रकार हिंदी में है। फर्स्ट पर्सन यहाँ पुरुषवाचक, प्रथम पुरुष, जिसमें आपका प्रथम पुरुष में आपका आएगा उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष में आपका आएगा, दूसरे पुरुष में आएगा मध्यम पुरुष, और तीसरे में आएगा अन्य पुरुष। पुरुष के हमने 3 भेद कर दिए, जिसमें पहला है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, और तीसरा है अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कैसे, किस प्रकार इनको जानते हैं हम बाकी के अंतर्गत, उसके बारे में पढ़ेंगे। उत्तम पुरुष किसे कहते हैं। उत्तम पुरुष का मतलब होता है कि जो वक्ता होता है, जो बात को कहता है, उसके अंतर्गत आपका हम और हम सब और मैं वगैरह आ जाते हैं। मैं, हम और हम सब। मध्यम पुरुष के अंतर्गत तुम, यदि कोई बराबर का है तो तुम का प्रयोग करते हैं, यदि कोई छोटा है तो उसके लिए तू का प्रयोग कर देते हैं, यदि हमसे बड़ा है कोई उसके लिए आप का प्रयोग कर देते हैं, और तुम के साथ में जब बहुवचन होते हैं तो उनके लिए तुम सब का प्रयोग कर देते हैं, और आप जब बहुवचन को बनाते हैं तो आप सब का हम प्रयोग कर देते हैं। अब
पुरुषवाचक सर्वनाम जैसे एक उदाहरण के तौर पर मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे कि हम घर जाते हैं, तो यहाँ हम जो है यहाँ पुरुषवाचक और पुरुष में भी आपका उत्तम पुरुष। मैं घर जाता हूं, मैं यहाँ जो है वह आपका उत्तम पुरुष का उदाहरण है। मैं यहाँ इस वाक्य में जो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, जो मैं है, यहाँ ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद है। आपका मध्यम पुरुष के अंतर्गत चलते हैं, तुम खाना खाते हैं, तो यहाँ जो तुम शब्द है, यहाँ जो तुम शब्द है, यहाँ आपका मध्यम पुरुष का सर्वनाम है। आप सब घर जाते हैं, तो यहाँ यह मध्यम पुरुष, आप सब, यहाँ जो शब्द प्रयोग हुआ है यह मध्यम पुरुष का उदाहरण है। तुम सब खाना खाते हैं, तुम सब यहाँ मध्यम पुरुष का, आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है। तो इस प्रकार हम पहचानते हैं कि मैं और हम सब वाक्य के अंतर्गत आएंगे तो वो उत्तम पुरुष सर्वनाम का भेद होगा। जब तुम, तू, आप, तुम सब, आप सब आएंगे तो वह मध्यम पुरुष का होगा। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत अर्थात उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जो स्वयं, जो किसी बात को स्वयं कहता है। तीन चीजें होती हैं भाषा के अंतर्गत, एक वक्ता होता है, एक श्रोता होता है और एक अन्य होता है। तो वक्ता का मतलब उत्तम पुरुष, अर्थात उत्तम, अपने आप में कहने वाला उत्तम होता है, आप जानते ही हो। मध्यम पुरुष जो हमारी बात को सुनता है, जो हमारे सामने होता है, हमारी बात को सुनता है। और अन्य पुरुष का मतलब होता है जिसके बारे में बात की जाती है, जो अक्सर अनुपस्थित होता है उसके बारे में। तो अन्य पुरुष के अंतर्गत वह, वे सब, वह लड़का अच्छा है, तो वहां यहां जो वह शब्द आया है यह आपका किसका उदाहरण है? अन्य पुरुष का। वे सब गांव जाते हैं, तो यहाँ वे सब जो शब्द है वह आपका किसका है? अन्य पुरुष का उदाहरण है। आप यह पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत ये सब आते हैं, मैं, हम सब, तुम, तू, आप, तुम सब, आप सब, वह, वे सब, ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। यदि वाक्य के अंतर्गत पूछा जाए कि पुरुषवाचक सर्वनाम इनमें से कौन सा है, तो इनमें से यदि मैं, हम सब, तुम, तू, आप, तुम सब, आप सब, यह सब और वह, वे सब आ जाए, तो ये समझना कि यह आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है। आई होप आप समझ गए होंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, दूसरा जो सर्वनाम है, निश्चय का मतलब किसी चीज के बारे में निश्चित ज्ञान कराता है, निश्चयता का बोध कराता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। निश्चित शब्द जिसमें सिंस हुए, इंग्लिश में एक सिंस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो सिंस का मतलब होता है कि जिसमें निश्चितता का बोध हो रहा हो, किसी बात के बारे में निश्चित रूप से बताया जा रहा हो, वहां निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे यह मेरी कार है, एक उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा, यह मेरी कार है। तो कार के बारे में निश्चित रूप से कहा जा रहा है मेरी, तो यहां जो यह शब्द है यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, अर्थात निश्चितता का बोध करा रहा है। कार के बारे में कहा जा रहा है कि यह मेरी कार है, वह तुम्हारी पुस्तक है। तो यहां वह शब्द है, यह आपका निश्चयवाचक, अर्थात यहां यह और वह निश्चित चीज का बोध करा रहे हैं। यहां यह मेरी कार है, तो यहां जो आपका यह शब्द है एक कार के बारे में बता रहा है, संबंध यहां ये निश्चित का बोध करा, यह मेरी कार है, वह तुम्हारी पुस्तक है, निश्चित ज्ञान करा। यह आपकी पुस्तक है, यह आपकी मोटरसाइकिल है, वह आपका घर है, वह आपका स्कूल है, यह आपकी मेज है। तो इस प्रकार यह वह तुम्हारी पुस्तक है और यह मेरी कार है। इस प्रकार हम समझ गए कि निश्चितता का जो बोध कराता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु के बारे में निश्चित रूप से बताया जा रहा हो तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं।
अब तीसरे नंबर पर चलते हैं हम। इसमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अर्थ होता है जिसमें अनिश्चितता का रूप, जिसमें बात सिंस में न हो, बात फोर में हो आपका, और जिसमें निश्चितता न आ रही हो, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे इसके अंतर्गत आपके ये शब्द हैं कोई, कौन, किसने। जैसे एक उदाहरण के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा, कोई आया है। जैसे एक उदाहरण में बताऊंगा आपको, कोई आया है। अब ये पता नहीं है कि कौन आया है, कोई आया है। इसमें निश्चित नहीं पता है हमें कि कोई आया है कि नहीं। हमें कोई आया है ये तो पता है, बट ये नहीं पता है कि कौन है वो व्यक्ति। कोई आया है, तो यहाँ जो कोई शब्द है, यहाँ जो कोई शब्द आ रहा है, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है और उदाहरण मैं स्वयं दे रहा हूं, मेरे उदाहरण को सुनिए और इन शब्दों का प्रयोग करते हुए इन शब्दों को समझने में वाक्य के अंतर्गत क्या ये जो शब्द है ये अनिश्चयवाचक शब्द हैं और अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। सेकंड, यहाँ ये शब्द है कौन। जैसे वहां कौन खड़ा है, अब हमें पता नहीं है, अनिश्चित है, वहां कौन खड़ा है या वहां कौन जाएगा। अब हमें पता नहीं है कौन, केवल कौन, कौन का मतलब हमें पता नहीं है। तो जहां अनिश्चितता का बोध हो, किसने मेरी गाड़ी तोड़ी, मुझे तो पता नहीं है किसने तोड़ी, तो यहां निश्चित नहीं है, यहां आपका अनिश्चित है। तो अर्थात जो शब्द अनिश्चितता का बोध कराते हैं उन्हें हम आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। आई होप आप यहां तक समझ गए। और भी ले लेते हैं, कुछ शब्द का भी प्रयोग आ जाता है आपका इसके अनिश्चयवाचक कुछ। जैसे दूध में कुछ पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ गया है। अब ये हमें नहीं पता है कि क्या पड़ गया है, दूध में कुछ पड़ गया है। तो जहां अनिश्चितता का बोध हो, जहां निश्चित ना हो, किसी वस्तु के बारे में निश्चित ना बताया जा रहा हो, वहां आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की तरफ। हम प्रश्नवाचक का मतलब जैसा कि आप पढ़ते हैं, जिसमें प्रश्न किया जाता है, जिसमें क्यों, कब, कहां, किसने वगैरह वगैरह शब्द का प्रयोग किया जाता है, तब वहां आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पर, स्कूल कौन आया है, स्कूल कौन आया है, तो यहाँ कौन जो शब्द है यहाँ आपका प्रश्नवाचक है। इसमें और इसमें यही अंतर है कि यहाँ जो कोई या कौन जो शब्द होंगे उनके अंत में प्रश्नवाचक, जो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह है उसका प्रयोग नहीं किया जाएगा इसमें अनिश्चयवाचक में, बट प्रश्नवाचक में इसमें जो प्रश्नवाचक विराम चिन्ह होता है उसका प्रयोग किया जाएगा। दोनों में यह अंतर होगा, आप कंफ्यूजन वाली स्थिति में मत जाइए। यहां जो क्या शब्द है, जैसे आप क्या खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं, तो यहाँ जो क्या शब्द है, आपका क्या नाम है, आपके गांव का नाम क्या है, आपके स्कूल का नाम क्या है, तो यहाँ जो क्या शब्द आ रहा है, यह जो क्या शब्द है ये आपका प्रश्न का बोध करा रहा है, अर्थात इसमें प्रश्न छुपा हुआ है। मूल रूप से इसमें जिज्ञासा का भाव छुपा रहता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे शब्द जो प्रश्न करते हैं उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंधवाचक की बात करते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत कौन से सर्वनाम आएंगे? प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत वे सर्वनाम आएंगे जिन सर्वनामों से हमें संबंध का बोध हो, अर्थात एक वाक्य दूसरे वाक्य पर डिपेंड हो और दोनों का एक दूसरे से संबंध बताया जा रहा हो। ऐसे शब्द हिंदी व्याकरण के अंतर्गत जो प्रयोग होते हैं, जो, सो, जैसा, वैसा वगैरह जो शब्द होते हैं, यहां मैंने उल्लेख भी किया है, जो, सो, जैसा, वैसा। जैसे उदाहरण के तौर पर, जो करोगे वो पाओगे, जैसी
मेहनत करोगे वैसा फल प्राप्त होगा, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। अर्थात जहां दो वाक्यों का आपस में संबंध बताया जा रहा हो, जैसा वैसा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो बोओगे वो पाओगे, वगैरह जो शब्द हैं, जो दो वाक्य जिसके अंतर्गत होते हैं, एक वाक्य दूसरे वाक्य के बिना नहीं चल सकता है। और जहां जो और सो का बोध हो, जहां जैसा वैसे का बोध हो, वहां आपका संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आई होप यह भी समझ में आ गया होगा आपकी में। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम के अंदर निज का मतलब होता है अपना या अपने। तो जब किसी काम के बारे में ऐसे शब्द जो स्वयं का बोध कराते हैं, खुद का बोध कराते हैं, अपने आप का बोध कराते हैं, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निज अपने आप, जैसे मैंने कहा मैं इस कार्य को अपने आप कर लूंगा, मैं इस कार्य को अपने आप कर लूंगा, मैं खुद से बाल्टी को उठा लूंगा, मैं स्वयं पत्र लिख लूंगा, मैं स्वयं घर चला जाऊंगा, मैं स्वयं इस कार्य को कर लूंगा, मैं खुद पर खुद इस कार्य को कर लूंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा। तो जहां निजता के बारे में बताया जा रहा हो, अपने आप के बारे में बताया जा रहा हो, वहां आपका निजवाचक सर्वनाम होता है। जहां अपने, आप, स्वयं, खुद, इन तीन शब्दों का बोध होता है। तो ये आप निजवाचक सर्वनाम को भी अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार पुनः आपको दोहराता हूं। इसमें सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, अर्थात 6 प्रकार होते हैं। नंबर 1 पुरुषवाचक सर्वनाम, नंबर 2 निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 3 अनिश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम, नंबर 6 निजवाचक सर्वनाम। अर्थात पुरुषवाचक, पुरुष का बोध कराने वाला। पुरुष कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अर्थात उसी को हम हिंदी में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष जो वक्ता होता है, जिसमें मैं और हम सब आते हैं। अगर वाक्यों के अंतर्गत मैं, हम और हम सब आए तो वह उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम होता है। मध्यम पुरुष के अंतर्गत, अर्थात जो बात को सुनता है, उत्तम पुरुष की बात को, उत्तम पुरुष जो कहता है तुम ऐसा कर लीजिए, तुम खा लीजिए, तुम सो जाइए, आप चले जाइए, आप कर लीजिए, तो जहां तुम, तू, आप, तुम सब, आप शब्द आदि का बोध होता है, वहां मध्यम पुरुष आता है। तुम बराबर वाले के लिए प्रयोग करते हैं, तू अपने से छोटे के लिए प्रयोग करते हैं, और आप अपने से बड़े के लिए हम प्रयोग करते हैं। और तुम सब, आप सब, यहाँ बहुवचन शब्दों का। अन्य पुरुष के अंतर्गत वह और वे सब आते हैं यहाँ। तो इस प्रकार ये शब्द आए, मैं, हम सब, तुम, तू, आप, तुम सब, आप, और वह, वे सब आए। ये सभी शब्द आपके, ये सभी शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम का बोध कराएंगे। निश्चयवाचक में यह और वह, इसके अलावा और भी शब्द हैं। अर्थात ऐसे शब्द जो निश्चितता का बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसमें यह, वह, यह मेरी कार है, वह तुम्हारी पुस्तक है, वह तुम्हारा स्कूटर है, वह आपकी मोटरसाइकिल है। तो जिसमें आपका निश्चयता का बोध हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत जिसमें निश्चित नहीं होती है कोई बात, जिसमें सेंस में बात कोई नहीं होती है, फॉर्म में बात होती है, जिसमें निश्चितता का बिल्कुल बोध नहीं होता है, इसमें अक्सर कोई, कौन, किसने, कुछ वगैरह आते हैं। कोई आया है, पता नहीं है कोई आया, निश्चित नहीं है कौन आया है, कोई आया है। कौन आया है, इसमें भी निश्चित नहीं है कौन है, पता नहीं है कोई आया है, कौन आया है। किसने मेरी गाड़ी तोड़ी, अर्थात पता नहीं है
तो इसमें निश्चितता का बोध नहीं हो। कुछ दूध में पड़ गया है, कुछ चाय में पड़ गया है, तो कुछ पता नहीं है क्या पड़ा है, तो जिसमें निश्चितता का बोध ना हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम के अंतर्गत प्रश्न किया जाता है, वक्ता का मूल भाव में जिज्ञासा प्रकट होती है, वहां आपका प्रश्न और कौन क्या कब से प्रश्न होता है। नेक्स्ट संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आपका संबंध को जताया जाता है, संबंध के बारे में बताया जा रहा है, दो वस्तुओं के आपस में, दो मानवों के संबंध को बताया जा रहा है, और जो और सो और जैसा वैसा, अर्थात जैसा करोगे कार्य वैसा आपको फल मिलेगा, जो बोओगे सो पाओगे, ऐसे जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो यहां दो वाक्यों का आपस में संबंध है, जैसा वैसा शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, जो और सो शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो जो सो शब्द जो होते हैं वह आपका संबंध वाचक सर्वनाम का बोध कराते हैं। निजवाचक सर्वनाम का मतलब जिसमें निजता होती है, अपने बारे में बताया जा रहा है। एक तो आप होता है, कर्ता के लिए प्रयुक्त होता है, आप वो वाला आप नहीं, इसमें स्वयं के लिए बताया जाता है, इस कार्य को मैं स्वयं कर लूंगा, मैं इस काम को अपने आप कर लूंगा, मैं खुद पर खुद घर चला जाऊंगा, मैं अपने आप खाना खा लूंगा, मैं स्वयं पुस्तक पढ़ लूंगा, मैं स्वयं लेख लिख लूंगा, अर्थात जिसमें निजता के बारे में बताया जाए। जय हिंद, भारत माता की जय। मुझे पूर्ण विश्वास है, आई होप आप सर्वनाम के इन 6 वेदों के बारे में समझ गए होंगे। इनका पद परिचय के अंतर्गत क्या इनकी विशेषता है, या पद परिचय के अंतर्गत क्या ये अपने आप में अपनी क्वालिटी रखते हैं, या वहां इनकी क्या आवश्यकता है, ये और बता देता हूं मैं आपको। इनकी वहां यह आवश्यकता होती है, जैसे यह एक लड़का है और यहां यह का पद परिचय पूछा जाए, तो यह में आप लिखोगे एक वचन, वचन के बारे में बात करोगे तो एक वचन, लिंग के बारे में बात करोगे तो पुल्लिंग। अगर सर्वनाम की बात आ गई तो उसमें सर्वनाम में आपका निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, तो वहां आपको इस सर्वनाम की आवश्यकता पड़ेगी। और जब आपको पद परिचय सिखाया जाएगा जिस समय, उस समय इसका क्या महत्व है उस समय भी आपको बताया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।